बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स न्यू सिलेबस के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको हर शॉर्ट क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करके दूंगा जिस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व किया जाता है, सही हेडिंग के साथ, प्रॉपर मटेरियल के साथ और इजी वर्डिंग के साथ। तो अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें ताकि आपको वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आए। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो कहता है कि इफ़ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट विल द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स बी आल्सो कांस्टेंट। यानी हमारे पास रिजिड बॉडी के ऊपर हमने डिफरेंट पॉइंट्स लेने हैं, पार्टिकल्स लेने हैं, और अगर उनकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, एक जैसी हो उन पार्टिकल्स की, तो क्या उनकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी। तो यानी कि हमने यहाँ पर लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी जो है वो बतानी है पार्टिकल्स की। स्टूडेंट्स मैं आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट डायग्राम की मदद से समझाता हूँ। अगर आपने ये डायग्राम अच्छे से समझ ली तो आप जब हम इसका आंसर पढ़ेंगे ईजीली आंसर समझ जाएंगे। तो लेट करें हमारे पास ये एक सर्कल है, ये एक रिजिड बॉडी है। आप जानते हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। तो ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम डिफरेंट पॉइंट्स लें और उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से उन पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। यानी इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन इट देन द बॉडी इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। तो हमारे पास ये वाइट बोर्ड भी एक रिजिड बॉडी है। लेट करें एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और इनके दरमियान आप जानते हैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अगर इस वाइट बोर्ड के ऊपर हम फोर्स लगाएं, इसको यहाँ से उतार के कहीं और ले जाए, तो आप जानते हैं इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। यानी इस वाइट बोर्ड को मूव कराने से ये पॉइंट्स तो इधर के इधर ही रहेंगे। तो इसका मतलब अगर बॉडी के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस चेंज ना हो, क्या करने से, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने से, तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। आइए यहाँ पर ये लेट करें एक रिजिड बॉडी है। ये हमारे पास ना एक गोल जो है वो कार्डबोर्ड है, गत्ता है कटा हुआ, और इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर हमने एक जो है कील लगा दिया ताकि इसको हम इस तरीके से मूव करवा सके। अब इसके ऊपर हम डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं। लेट करें ये इसका सेंटर है और आप जानते हैं एक पॉइंट इस तरीके से ये इसका रेडियस बनेगा। ठीक है, सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। इसके ऊपर मैं दो डिफरेंट पॉइंट्स लेता हूँ। एक मेरे पास पॉइंट लेट करें ये वाला है, इस पॉइंट को मैं ए का नाम दे लेता हूँ, और एक पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं नाम दे लेता हूँ बी का। ठीक है, ये हमारे पास ए और बी दो पॉइंट्स हैं। मैं आपको एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी जो है वो समझाने लगा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है। तो अब आप जानते हैं कि जो हमारे पास ए है ना पॉइंट, इसका डिस्टेंस सेंटर से, लेट करें इसका सेंटर से डिस्टेंस हमारे पास है आर ए। आर जो है वो रेडियस और ए का मतलब ए पॉइंट का रेडियस। ये जो हमारे पास ए पॉइंट है, और ये जो बी पॉइंट है इसका आप देख रहे हैं कि इसका रेडियस हमारे पास ज़्यादा बन रहा है क्योंकि ये सेंटर से थोड़ा सा दूर है। तो लेट करें जो इसका रेडियस है वो हमारे पास है आर बी। थोड़ी सी बड़ी डायग्राम बनानी है। तो यानी कि हमारे पास ए पॉइंट का जो सेंटर से फासला डिस्टेंस वो आर ए, बी पॉइंट का जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हम आर बी लेट कर लेते हैं। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? एंगुलर वेलोसिटी आप जानते हैं कि एक बॉडी कितनी फास्ट या स्लो रोटेट कर रही है, इसको हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर दो पॉइंट्स एक ही टाइम में एक ही वक्त में अपना सर्कल की एक रोटेशन पूरा करें तो फिर हम कहेंगे उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। यानी लेट करें ये दो पॉइंट है ना, तो अगर हम इसको इस तरीके से घुमाएं इस सर्कल को, तो आप देखेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स इस तरीके से यहाँ पर सेम टाइम में आएंगे। ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास जो डिस्टेंस है ये अपना एक रोटेशन जल्दी पूरा कर लेगा और ये पॉइंट जो है लेट पूरा करेगा, ऐसा नहीं है। चूंकि एक ही बॉडी के ऊपर, सेम बॉडी के ऊपर पॉइंट्स हैं,
तो जब बॉडी रोटेट करेगी तो बॉडी के साथ पॉइंट्स भी साथ साथ रोटेट करेंगे, और जब बॉडी का एक चक्कर पूरा होगा तो हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इनका भी एक रोटेशन पूरी हो जाएगी। तो यानी कि अगर दो पॉइंट्स की रोटेशन एक साथ कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब उनकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सेम है। तो यहाँ पे इनकी एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो क्या इनकी लीनियर वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास जो आर ए है यहाँ पर वो कम है, ठीक है, ये लेस देन का सिंबल होता है आर बी से। अब हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर के अंदर। अब क्योंकि इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, दोनों एक ही टाइम में अपना एक रोटेशन पूरा कर रहे हैं, तो अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी और रेडियस का जो हमारे पास रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बन रहा है। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होता है, एक चीज़ के इंक्रीज होने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो, तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, आप जानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस पार्टिकल का रेडियस कम होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी भी कम होगी। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी वो तो कांस्टेंट है, और v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। और जिस पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा होगा, आप देखें b का रेडियस ज़्यादा है, जिस पार्टिकल का रेडियस ज़्यादा होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं क्योंकि आर ए जो है वो कम फासला है, पॉइंट ए करीब है सेंटर के, उसका रेडियस कम है, पॉइंट बी जो है वो थोड़ा सा अवे है, इसका रेडियस ज़्यादा है, सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसका रेडियस कम उसकी लीनियर वेलोसिटी भी कम, तो मतलब वी ए जो है वो क्या है, लेस है वी बी से, क्योंकि आर और वी दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर ये समझ लिया कि अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी के ऊपर डिफरेंट पार्टिकल्स हो, डिफरेंट पॉइंट्स हो, और उनकी अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम हो, एंगुलर वेलोसिटी उनकी कांस्टेंट हो, तो उनकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं आएगी। जो पार्टिकल सेंटर से करीब होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो कम होगी, और जो जितना अवे होगा, जिसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा, उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि डिफरेंट पार्टिकल्स की सर्कल के अंदर जब मूव करते हैं तो उनकी लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। डिपेंड करता है पार्टिकल्स कितना रेडियस उसका कम है, कितना वो रेडियस के करीब है या कितना दूर है। तो यही उसने यहाँ पर पूछा है। मैं आपको अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझा रहा हूँ, आपको आंसर ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा कि इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी इज कांस्टेंट, यानी डिफरेंट पार्टिकल्स की, डिफरेंट पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मैं आपको समझा चुका हूँ। एंगुलर वेलोसिटी यानी दोनों एक साथ चक्कर पूरा कर रहे, रोटेशन पूरा कर रहे हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम है, कांस्टेंट है। तो विल द लीनियर वेलोसिटी ऑफ दीज पार्टिकल्स बी आल्सो कांस्टेंट, तो क्या इनकी लीनियर वेलोसिटी भी एक जैसी होगी, कांस्टेंट होगी? तो जी लीनियर वेलोसिटी एक जैसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लीनियर वेलोसिटी डिपेंड करती है रेडियस पे। जब रेडियस डिफरेंट पार्टिकल्स का एक जैसा नहीं होता, कोई पार्टिकल्स करीब कोई पार्टिकल्स दूर, तो लीनियर वेलोसिटी भी उनकी सेम नहीं होगी। ये मैंने आपको इसका की पॉइंट समझा दिया, मेन कॉन्सेप्ट समझा दिया। आइए अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं, देखिएगा आपको अभी याद भी हो जाएगा और साथ साथ ही समझ आ जाएगा। तो पहले हम इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर रिपीट करेंगे नो के साथ, यानी हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, नो, कि अगर एंगुलर वेलोसिटी डिफरेंट पार्टिकल्स की रिजिड बॉडी के ऊपर कांस्टेंट है, एक जैसी है, तो इनकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो एक जैसी कांस्टेंट नहीं होगी। तो नो द लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इन रोटेटिंग रिजिड बॉडी, यानी एक बॉडी रोटेट कर रही है रिजिड बॉडी, उसके ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनकी जो लीनियर वेलोसिटी है इज नॉट कांस्टेंट, वो एक जैसी नहीं है। इवन इफ द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, चाहे उनकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो लेकिन लीनियर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो हमने पहले उसको वन लाइन के अंदर आंसर दे दिया, वन सेंटेंस के अंदर उसको आंसर दे दिया। अब हम रीजन देते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, तो रीजन की हेडिंग देते हैं। इसके बाद मैंने पैराग्राफ की बजाय पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर लिखा है। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर लिखना पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत बेहतर करता है, एग्जामिनर इम्प्रेस होता है और आंसर को पढ़ना समझना आसान होता है। पैराग्राफ लिखेंगे तो वो उतना ऑथेंटिक नहीं होता जितना आप पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है, प्रेजेंटेशन इससे मज़ीद बेहतर बनती है। तो यहाँ पर हम इसको रीज़न देते हैं कि इन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, जब एक रिजिड बॉडी रोटेट करती है, ऑल पार्टिकल्स हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, तो उसके ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो एक साथ ही चक्कर पूरा करते हैं। चूँकि वो पॉइंट्स उस रिजिड बॉडी के ऊपर है ना, तो अगर रिजिड बॉडी ने एक चक्कर पूरा किया है तो उसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं वो भी अपनी एक
एक रोटेशन साथ ही पूरा करेंगे, रोटेशन पूरा करने वाली वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, बट देयर लीनियर वेलोसिटी, लेकिन जो उनकी जो लीनियर वेलोसिटी है ना, डिपेंड्स ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो डिपेंड करती है कि उनकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्स ऑफ रोटेशन आप जानते हैं सेंटर पे ही होता है, कि उनका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, यानी लीनियर वेलोसिटी जो है वो सेंटर से डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, एंगुलर वेलोसिटी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इसलिए अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम भी हो तो लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। आगे हम बताते हैं कि इन सर्कुलर मोशन जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज आर रिलेटेड एज, तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो यही है, v इक्वल टू आर ओमेगा। अब हम बता चुके हैं कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो सेम है। तो सिंस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल ओमेगा होता है, इज कांस्टेंट, चूंकि ये कांस्टेंट है तो सो लीनियर वेलोसिटी और रेडियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, हम यहाँ पर बताएंगे। वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, आर जो है वो इन पार्टिकल्स का एक्स ऑफ रोटेशन यानी कि सेंटर से डिस्टेंस है। सिंस आर इज डिफरेंट फॉर ईच पार्टिकल, अब लेट करें हम डिफरेंट पार्टिकल्स लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं, एक यहाँ पे, तो उनका डिस्टेंस अलग अलग है, कोई पार्टिकल्स एक्स ऑफ रोटेशन सेंटर के करीब होगा, कोई थोड़ा दूर होगा, सो देयर लीनियर वेलोसिटी विल आल्सो बी डिफरेंट। तो अगर उनका रेडियस डिफरेंट है, अगर उनका डिस्टेंस एक्स ऑफ रोटेशन से सेंटर से डिफरेंट है, तो वेलोसिटी जो है लीनियर वाली वो चूंकि इस पर डिपेंड कर रही है तो वो भी उनकी डिफरेंट होगी। सो पार्टिकल्स फर्दर फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन मूव फास्टर, जो पार्टिकल ज़्यादा दूर होगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी, तो वो फास्ट मूव करेगा, फास्ट रोटेट करेगा, देन दोज क्लोज्ड टू इट, क्लोजर टू इट, उस पार्टिकल की निस्बत जो सेंटर के जो एक्स ऑफ रोटेशन के करीब है उसकी निस्बत जो दूर वाला है उसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो इस तरीके से मूव करेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से अगर आप इसको एग्ज़ाम के अंदर लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे, तो आपको इसके कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। और ये आप डायग्राम भी बनाना चाहें इसकी हेडिंग देकर डायग्राम की, तो ये भी आप बना दें, बड़ी सिंपल सी डायग्राम है, मैंने आपको डायग्राम की मदद से सारा समझा दिया। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान के साथ समझना है। कहता है अ लोफ ऑफ ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड है उसका एक पीस, लोफ बोलते हैं पीस को, टुकड़े को, इज लाइंग वो पड़ा है ऑन रोटेटिंग प्लेट, एक प्लेट के ऊपर, यानी कि एक प्लेट जो है ना वो इस तरीके से रोटेट कर रही है और उसके ऊपर ब्रेड का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। अ क्रॉव टेक्स अवे द लोफ ऑफ ब्रेड, एक कौवा आया और कौवे ने वो जो ब्रेड है उसको उठाकर वो ले गया। एंड द रोटेशन ऑफ प्लेट इंक्रीज, तो जब कौवा उस ब्रेड के पीस को उस प्लेट से जो रोटेट कर रही है उठाकर ले गया, तो उस प्लेट की जो घूमने की रफ्तार है, जो उसकी रोटेशन है, वो पहले से बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। वाई, ऐसा क्यों हुआ, ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। अब आप जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम को हम एल के साथ शो करते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। मैं यहाँ पर ये रफ काम कर रहा हूँ ताकि आपको पहले मैं कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट समझा लूँ और उसके बाद मैं आपको फिर आंसर पढ़ के दूंगा, आपको समझ भी आ जाएगा। तो हमारे पास अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि अगर सिस्टम के ऊपर कोई भी नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब क्या है? देखो, कंजर्वेशन का मतलब है चीज़ का सेम रहना, जितनी पहले उतनी ही बाद में हो, यानी कंजर्व्ड। तो यहाँ पर आप देखें कि लेट करें मैं यहाँ पर 2 केस बनाता हूँ, एक इनिशियल वाला और एक फाइनल वाला। तो बात ये है, यहाँ पर इसको ध्यान के साथ समझिएगा, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट समझ आ गए तो फिर ही आपको इसका आंसर अच्छे से समझ आएगा। बात ये है कि लेट करें जब उस प्लेट के ऊपर ब्रेड पड़ा हुआ था, तो आप जानते हैं कि प्लेट का मैस और ब्रेड का मैस दोनों का कंबाइंड मैस है।
और जब कौवा रोटेटिंग प्लेट से वो ब्रेड ले गया तो अब जो टोटल मैस है उस प्लेट का वो थोड़ा सा कम हो गया, यानी ब्रेड का मैस अब रिमूव हो गया। अब आप जानते हैं मैस जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैस पे डिपेंड करता है, चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। तो अगर मैस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मैस ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। और आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे पास मैस है उसका एंगुलर मोशन में जो मुतबादल है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो पहले चूंकि हमारे पास मैस ज़्यादा है, प्लेट के ऊपर ब्रेड भी पड़ा हुआ, तो लेट करें अगर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है तो एंगुलर वेलोसिटी जो है लेट करें वो 3 है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा 5 × 3 15 यानी 15 आएगा। अब दूसरा केस ये है, दूसरा सिनेरियो ये है कि कौवा जो है वो हमारे पास उस प्लेट से ब्रेड ले गया। तो अब जब ब्रेड ले गया तो उस प्लेट का जो टोटल मैस है वो कम हो गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले 5 था, लेट करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले 5 था अब 3 हो गया, कम हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि जो बॉडी है ना वो अपनी रोटेशन को खुद एडजस्ट करती है। खुद एडजस्ट कैसे करती है कि अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक ही इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर ये 3 है तो ये 5 हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा 15, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहने का मतलब ये है कि अगर पहले एंगुलर मोमेंटम 15 है, लेट करो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बाद में भी 15 ही होगा। अब चूंकि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, एंगुलर वेलोसिटी कम है, इसलिए 15 है। तो अगर बाद में मैस कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। क्यों इंक्रीज होगी? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, पहले 15 और बाद में 15। तो यहाँ पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो कौवा जब उस रोटेटिंग प्लेट से ब्रेड को लेके चला गया तो उस प्लेट का मैस यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो पहले से कम हो गया, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ऑटोमेटिक जो घूमने की स्पीड है, जो एंगुलर वेलोसिटी है, रोटेशन वाली वेलोसिटी है, वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम यही इसको पहले वन लाइन के अंदर आंसर देते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जी प्लेट स्पिन्स फास्टर, हेडिंग ज़रूर देनी है कि प्लेट उसने बोला कि वो जो है वो फास्ट, उसकी स्पिन फास्ट क्यों हुई। द रोटेशन ऑफ द प्लेट इंक्रीजेज, हम बताएंगे कि प्लेट की रोटेशन इंक्रीज हुई व्हेन द क्राउ टेक्स अवे द लोफ ऑफ ब्रेड, जब कौवा उस प्लेट से ब्रेड का एक टुकड़ा लेके चला गया। क्यों इंक्रीज हुई, इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा लॉ है? ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, के एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अगर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा था तो एंगुलर वेलोसिटी कम थी, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी मैस कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों केस डिस्कस करेंगे, पहले वाला और बाद वाला। इनिशियली शुरू में द सिस्टम प्लेट यानी ब्रेड, जो सिस्टम है उसमें प्लेट है, ऊपर ब्रेड पड़ा हुआ है, हैज़ अ सर्टेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका कुछ ना कुछ मैस भी है और वो घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी है। सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी, तो ये हमारे पास L इक्वल टू आई ओमेगा होता है ना, तो मैंने इनिशियल का आई लगा दिया, शुरू में एंगुलर मोमेंटम ये है। बट व्हेन पीस ऑफ ब्रेड इज रिमूव्ड, लेकिन जब उस प्लेट से हम उस ब्रेड के टुकड़े को उठा लेंगे, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज। यानी जो टोटल मैस है उस प्लेट और ब्रेड का टोटल मैस था, अब ये निकल गया, सिर्फ प्लेट रह गई, तो मैस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डिक्रीज हो गया। ड्यू टू डिक्रीज इन मैस, क्योंकि मैस डिक्रीज हुआ इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया। आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका फार्मूला होता है I इज इक्वल टू mr²। तो ठीक है ना, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया m मैस, तो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, अब देखें मैं आपको यहाँ पर समझा चुका हूँ, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, अगर पहले 15 है बाद में 15 है ना, अगर पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर मोमेंटम ने कंजर्व रहना है, 15 ही रहना है, तो उसको फिर बढ़ना पड़ेगा। टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, इसका हवाला भी देंगे, इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे। द एंगुलर वेलोसिटी मस्ट इंक्रीज, तो एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज होना पड़ेगा व्हेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, आई एफ ओमेगा एफ, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये इनिशियल वाला ये फाइनल वाला दोनों इक्वल होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि शुरू वाला एंगुलर मोमेंटम और बाद वाला एंगुलर मोमेंटम आपस में इक्वल है, यानी एल आई किसके इक्वल है, आई ओमेगा इनिशियल वाला, और एल एफ किसके इक्वल है, आई ओमेगा फाइनल वाला, इन दोनों को इक्वल होना है। अगर ये 5 है ये 3 है
तो 15 आएगा, और अगर ये 3 होगा तो ऑटोमेटिक 5 आएगा, इस तरफ भी 15 ही आएगा। तो यानी जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख भी सकते हैं कि जब हमारे पास प्लेट रोटेट कर रही है, उसके ऊपर ब्रेड पड़ा हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो बॉडी जो है वो स्लो रोटेट करेगी। और इसके साइड पे जो पिक्चर बनी हुई है उसमें आप देख रहे हैं कि जैसे ही ब्रेड जो है उस प्लेट से उठा लिया जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होने से एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। यानी अब जो है वो प्लेट फास्ट रोटेट करेगी, फास्ट मूव करेगी। तो इसके पीछे हमारे पास जो फिजिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो काम कर रहा है। इसकी कई एग्जांपल्स भी आपकी बुक के अंदर दी गई हैं, जिस तरीके से आइस स्कैटर यानी जो इस तरीके से घूमते हैं, तो जब उन्होंने अपनी स्पीड को स्लो करना हो तो अपने इस तरीके से वो साइज़ को बढ़ा लेते हैं। साइज़ को कम करने से क्या होता है कि उनकी स्पिन फास्ट हो जाती है। आपने यहाँ पर डाइवर वाली एग्जांपल भी पढ़ी थी, तो ये यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम ही काम करता है। यानी कि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा मास के कम होने से या रेडियस के कम होने से, तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पहले दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ आ गए होंगे। इसी तरीके से आपने पेपर में सॉल्व करके कंप्लीट मार्क्स लेने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट के अंदर वो हमसे पूछता है कि व्हाई डू वी टम्बल व्हेन वी टेक द शार्प टर्न विद लार्ज स्पीड। यानी जब हम किसी गाड़ी पर जा रहे होते हैं या बाइक पर जा रहे होते हैं और सामने से एक ख़तरनाक मोड़ आता है, तेज़ मोड़ आता है, तो जब हम उस मोड़ से हाई स्पीड के ऊपर गुजरेंगे तो हम गिर जाएंगे। यानी वहाँ पर हम उस सड़क से अवे बाहर की जानिब गिर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? आपने देखा होगा कि जब भी कोई शार्प टर्न आता है और आप बाइक पे जा रहे हो या गाड़ी पे जा रहे हो, तो वहाँ पर आप अपनी स्पीड को स्लो करते हैं। अगर स्पीड स्लो नहीं करेंगे तो आप उस सड़क से अवे बाहर की जानिब गिर सकते हैं। इस तरह जब आप दौड़ रहे होते हैं ना और आपने टर्न लेना होता है तो आप अपनी स्पीड को लो करते हैं। ज़्यादा स्पीड के ऊपर जो टर्न है वो लेना मुश्किल होता है, इंसान जो है वो गिर भी सकता है। तो यहाँ पर भी यही उसने लॉजिक पूछी है, ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स हम आइए इसके पीछे जानते हैं क्या फिज़िक्स है। तो दो चीज़ें हैं, एक है बॉडी का इनर्शिया और दूसरी है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर पहले हम उसको वन लाइन के अंदर आंसर देंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसकी दो वजूहात हैं, फिर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो आंसर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की लाइन को रिपीट करते हैं कि व्हेन वी टेक द शार्प टर्न विद लार्ज स्पीड। यानी आपने ये जो क्वेश्चन की लाइन है इसको पहले कॉपी करना है कि व्हेन वी टेक द शार्प टर्न, जब हम तेज़ मोड़ काटते हैं, विद लार्ज स्पीड ज़्यादा स्पीड के साथ, देन वी टम्बल तो फिर हम गिर सकते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ अनर्शिया, अनर्शिया की वजह से। पहली रीज़न जो है वो अनर्शिया है, एंड और दूसरी हमारे पास जो इसकी रीज़न है इनसफिशिएंट फ्रिक्शन टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि चीज़ को सर्कल में घुमाने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए होती है। अगर ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स जितनी उस मोड़ काटने के लिए चाहिए उतनी नहीं मिलेगी तो ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में डिफ्लेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो सर्कल से बाहर, सर्कल से अवे टेंजेंट के अलॉन्ग जो है वो मूव कर जाएगा, यानी वो गिर जाएगा। तो यहाँ पर हमने उसको दो वजूहात बता दी, एक इनर्शिया और दूसरी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हाई स्पीड के ऊपर ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ज़्यादा स्पीड के ऊपर चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो टर्न नहीं ले पाएगा, बल्कि वो गिर जाएगा। एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी ये दो वजूहात को, पहली ये है कि ड्यूरिंग टेकिंग टर्न, जब हम टर्न लेते हैं, मोड़ काटते हैं, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन एज। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं, F इज इक्वल टू mv² ओवर r। अब देखें इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्पीड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, चूँकि रोड तो सेम है, उसका रेडियस तो जो है, मैस भी आपका चेंज नहीं होगा जब आप टर्न करेंगे, तो m और r कांस्टेंट है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का स्पीड के स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। इसका मतलब कि एट हाई स्पीड, जितनी आपकी स्पीड हाई होगी,
टर्निंग रिक्वायर्स अ लार्ज सेंट्रीपिटल फोर्स टू चेंज डायरेक्शन, उतनी ही आपको सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मोड़ती है, ऑब्जेक्ट को टर्न करवाती है, सर्कल में डिफ्लेक्ट करती है। तो हाई स्पीड के ऊपर ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, यानी सर्कल में डिफ्लेक्ट होने के लिए, सर्कुलर पाथ मूव करने के लिए। लो स्पीड के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स कम चाहिए होती है, चूंकि स्पीड और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसके बाद वाले पॉइंट के अंदर हम लिखते हैं कि इफ़ द फ्रिक्शनल फोर्स, अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है आप जानते हैं कि गाड़ी जा रही है या आप बाइक पे जा रहे हैं, तो जो हमारे पास व्हीकल है उसके टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। अब आप जानते हैं कि अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शन की फोर्स वो एक लिमिटेड होती है, तो वो लो, अब देखें उस फ्रिक्शन की फोर्स ने आपको टर्न करवाना है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है, और ये लो स्पीड के ऊपर इतनी होती है कि आपको टर्न करवा सके, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। लेकिन हाई स्पीड के ऊपर आपको ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी ज़्यादा फ्रिक्शन चाहिए। आप फ्रिक्शन तो आप नहीं बढ़ा सकते, तो ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर आपको सर्कल में डिफ्लेक्ट होने के लिए ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, यानी कि वो जो हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स है वो हाई स्पीड के ऊपर उतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती जितनी सर्कल में डिफ्लेक्ट होने के लिए चाहिए होती है। इसलिए आप डिफ्लेक्ट नहीं हो पाते, बल्कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आप बाहर की जानिब जो है वो गिर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि इफ़ द फ्रिक्शनल फोर्स, अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, विच प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, यही हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इज़ नॉट इनफ, हाई स्पीड के ऊपर ये ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये ज़्यादा अगर नहीं होगी, द बॉडी कैन नॉट टर्न इफेक्टिवली, तो बॉडी जो है वो टर्न नहीं ले सकेगा, मोड़ नहीं काट सकेगा। तो एक तो वजह ये होगी। दूसरी वजह ये है ड्यू टू अनर्शिया। अनर्शिया आप जानते हैं बॉडी की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी स्टेट को बरकरार रखना चाहता है, अपनी हालत को बरकरार रखना चाहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। यानी पहले गाड़ी जो है वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, तो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी तो अनर्शिया की वजह से वो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहती है। लेकिन जैसे ही आप हाई स्पीड के ऊपर एक शार्प टर्न लेंगे, तो अब आपकी बॉडी जो है वो चाहेगी जिस स्टेट में वो पहले थी स्ट्रेट लाइन में ही रहे, लेकिन चूंकि आप मुड़ रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो सीधा जाना चाहती है, इसलिए मुड़ना क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है अनर्शिया की वजह से। अनर्शिया की वजह से बॉडी जो है वो अपनी पहली वाली हालत में बरकरार रखना चाहती है। द बॉडी वांट्स टू कीप मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अब बॉडी जो है अनर्शिया की वजह से, चूंकि आप पहले हाई स्पीड के ऊपर सीधा जा रहे थे, वो सीधा जाना चाहती है, लेकिन जैसे टर्न करेंगे तो अनर्शिया की वजह से वो फौरन से टर्न नहीं होगा, इसलिए आप बाहर की जानिब गिरते जाएंगे। दिस कॉज द पर्सन टू लूज बैलेंस, इसी वजह से जो पर्सन है वो बैलेंस लूज करता है, क्योंकि हाई स्पीड के ऊपर ज्यादा फ्रिक्शन की फोर्स, ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, और वो इतनी फ्रिक्शन की जो फोर्स है, इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाती कि आप हाई स्पीड के ऊपर टर्न ले सके। लो स्पीड के ऊपर क्योंकि आपको कम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, इसलिए जब भी मोड़ आता है, तो अगर आप बाइक पे जा रहे हो तो आप अपनी गाड़ी को, अपने जो बाइक है उसको स्लो करते हैं। क्यों स्लो करते हैं? इन दोनों रीजन की वजह से। क्योंकि आपने मोड़ काटना है, आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है, फ्रिक्शन की फोर्स उतनी लो स्पीड के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है, यानी आपको मोड़ कटवा सकती है। हाई स्पीड के ऊपर वो इतनी है ही नहीं कि आपको मोड़ कटवा सके, इतनी सेंट्रीपिटल फोर्स दे सके। इसलिए आपको बाइक के ऊपर हाई स्पीड पे जब मोड़ काटना होता है, स्पीड स्लो करनी पड़ती है। कभी आप हाई स्पीड पे मोड़ नहीं काटेंगे क्योंकि खतरा होता है। इसलिए जब मोड़ आता है बड़ी सड़कों पे, हाईवेज के ऊपर, तो वहां पे एक वार्निंग साइन भी लगा होता है, वार्निंग बोर्ड लगा होता है कि आगे बोर्ड है, गाड़ी आहिस्ता कर ले, स्लो डाउन, ठीक है। तो ये इसी वजह से लगा होता है। तो फ्रिक्शन की वजह से और अनर्शिया की वजह से, अगर हाई स्पीड के ऊपर अनर्शिया की वजह से भी मोड़ काटना मुश्किल होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा चाहिए होती है, तो वो इतनी प्रोवाइड नहीं हो पाती, इस वजह से बॉडी डिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। तो दिस कॉज द पर्सन टू लूज बैलेंस एंड टम्बल आउटवर्ड फ्रॉम द टर्न, और वो उस मोड़ से आउटवर्ड जो है वो गिर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये थी इसकी वजह, आपने देख लिया। देखें, जब आपने बाइक रेसिंग देखी होगी, जब यहाँ पर बाइक हाई स्पीड के साथ टर्न करनी है ना, तो जो बाइकर है अपनी बाइक को इस तरीके से इनवर्ड टिल्ट कर लेता है, इनवर्ड झुका लेता है। अगर वो नहीं झुकाएगा तो वो गिर सकता है। तो वो भी यहाँ पर यही कर रहा होता है कि वो ज़रा अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैनेज कर रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है जितनी चाहिए होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कहता है व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड क्या होगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एट अ सर्टेन हाइट, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो सिंपल पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में आप जानते हैं। सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो हमारी अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं अपने सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर। अब सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक है मैन मेड और एक है नेचुरल। नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ इज कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, यानी अगर ज़मीन गिर्द वो ऑब्जेक्ट जो नेचुरली कुदरती तौर पर ज़मीन गिर्द चक्कर लगा रहा है वो नेचुरल सैटेलाइट है। और ज़मीन का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो कि मून है, जो कि चांद है। उसके अलावा बाकी जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो मैन मेड है। तो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो इंसानों को बनाए हुए हैं, ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर जो चीज़ें हैं वो फ्रीली फॉल हो रही होती है, और जब भी चीज़ें फ्रीली फॉल हो रही हो तो वहाँ पर जो इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम उसको वन लाइन के अंदर आंसर देते हैं और फिर उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली ड्राइव करके उस आंसर को प्रूव भी करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले हेडिंग देंगे टाइम पीरियड इन सैटेलाइट, क्योंकि उसने ये पूछा है व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो टाइम पीरियड क्या होगा सिंपल पेंडुलम का आर्टिफिशियल सैटेलाइट में। तो हेडिंग देना जो है वो अच्छा होता है, पेपर प्रेजेंटेशन को मज़ीद बेहतर करता है। टाइम पीरियड इन सैटेलाइट की हेडिंग दें, वन लाइन के अंदर पहले आंसर देते हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट बिकम्स इन्फिनिट, यानी सिंपल पेंडुलम का आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिट होगा। मीनिंग इन्फिनिट टाइम पीरियड का मतलब क्या है? देखो, टाइम पीरियड क्या होता है, एक चक्कर पूरा करने में, एक ऑसिलेशन पूरा करने में, एक रोटेशन पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। लेट करिए सिंपल पेंडुलम है ना, आपने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पर ला के छोड़ा। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन से इस तरीके से गया, यहाँ पे जाके ये वापस यहाँ पर दोबारा आ गया, जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे दोबारा आ गया इस तरीके से एक चक्कर लगा के। तो इसको यहाँ से एक चक्कर पूरा करने में, एक रोटेशन पूरा करने में, एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड इन्फिनिट का क्या मतलब है कि इसको एक चक्कर पूरा करने में इन्फिनिट टाइम लगेगा। इन्फिनिट यानी लामहदूद टाइम लगेगा, यानी अपना चक्कर पूरा ही नहीं कर पाएगा, मतलब ये ऑसिलेट कर ही नहीं पाएगा। टाइम पीरियड इन्फिनिट का मतलब ये है, मीनिंग द पेंडुलम डज नॉट ऑसिलेट, यानी पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। देखो, एक घंटा टाइम पीरियड का मतलब है कि पेंडुलम अपना एक जो इस तरह ऑसिलेशन है वो एक घंटे में पूरा करेगा। एक दिन अगर टाइम पीरियड हो वन डे तो इसका मतलब है एक दिन के अंदर चक्कर पूरा होगा। अब ये इन्फिनिट है, मतलब कभी वो अपना ऑसिलेशन कर ही नहीं पाएगा। तो मैंने आपको इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, इसका जो मीनिंग है टाइम पीरियड इन्फिनिट का, वो बता दिया। तो यहाँ पर हम रीज़न की हेडिंग देते हैं, लिखते हैं कि इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये आपने अपने इस चैप्टर के अंदर टॉपिक में पढ़ रखा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर ऑब्जेक्ट्स आर इन फ्री फॉल स्टेट, ऑब्जेक्ट्स अपनी फ्रीली फॉल स्टेट पे होते हैं, एक्सपीरियंसिंग वेटलेसनेस, और इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। और वेटलेसनेस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास जी की वैल्यू है वो हम क्या लेते हैं, ज़ीरो। ठीक है, तो जी की वैल्यू ज़ीरो है, इसको फिर हम पुट करेंगे द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो क्या होता है जी, टाइम पीरियड यानी टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर इंटू एल ओवर जी। ठीक है, ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अब हम इस फार्मूला के अंदर जी को ज़ीरो पुट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो जी है वो क्या है, ज़ीरो है, वेटलेसनेस के अंदर है। तो इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये चूँकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला के अंदर यहाँ पर जी की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे, तो ये बनेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर ज़ीरो। ओके, मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई। अब देखिए, समथिंग ओवर ज़ीरो, समथिंग ओवर ज़ीरो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, और टी इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, 2 पाई, इन्फिनिटी का अंडर रूट भी इन्फिनिटी होता है, जिस तरीके से ज़ीरो का अंडर रूट भी ज़ीरो ही होता है ना, तो इन्फिनिट एक लामहदूद नंबर है तो उसका अंडर रूट भी लामहदूद ही होगा। तो t इज इक्वल टू, जब हम किसी चीज़ को ज़ीरो से तरफ दें तो वो ज़ीरो हो जाती है,
इसी तरह जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी चीज़ को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो इन्फिनिटी ही हो जाएगी। तो यहाँ पर ये है इन्फिनिट, ठीक है। इन्फिनिट स्टूडेंट्स ऐसा नंबर है जिसको काउंट ही ना किया जा सके। इतना बड़ा नंबर कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए लेकिन नंबर ख़त्म ना हो, इतना बहुत बड़ा नंबर, ठीक है। तो एक बहुत बड़े नंबर के साथ जब कोई ज़रब होगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, इन्फिनिटी रहेगा। तो हम यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड हमने प्रूव कर लिया, मैथमेटिकली भी इन्फिनिट आया है। द टाइम पीरियड बिकम्स इन्फिनिट, टाइम पीरियड क्या हो गया, इन्फिनिट हो गया। सो विदाउट ग्रेविटी, यानी चूंकि ग्रेविटी के बगैर द पेंडुलम कैन नॉट ऑसिलेट, पेंडुलम ऑसिलेट नहीं कर पाएगा। मैं आपको शुरू में समझा चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले ये वाले जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है 3 और 4 अच्छे से समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपने पेपर के अंदर जिस तरीके से मैंने यहाँ पर करवाए हैं ऐसे ही पेपर में करने हैं, तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट के अंदर वो हमसे पूछता है कि इज द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड, यानी कि ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन है। स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, एक्सेलरेटेड मोशन क्या होती है, पहले इसके बारे में सुन लें। देखें, ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो हो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, और ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो यानी कुछ ना कुछ हो, तो ऐसी मोशन को बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। यानी वो हमसे पूछना ये चाह रहा है कि जब कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होता है या कुछ होता है, यानी उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन ना हो, ज़ीरो हो, या कि सैटेलाइट का एक्सेलरेशन होता है। तो स्टूडेंट्स, हम पहले उसको वन लाइन के अंदर आंसर देंगे कि मोशन जो है सैटेलाइट की उसके ऑर्बिट के अंदर ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी इसमें एक्सेलरेशन होता है। फिर हम उसको बताएंगे कि एक्सेलरेशन क्यों होता है, रीज़न भी देंगे, और उस एक्सेलरेशन को नाम क्या देते हैं ये भी बताएंगे। तो आइए आंसर शुरू करते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप हेडिंग देंगे मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, क्योंकि उसने हमसे यही पूछा है मोशन ऑफ अ सैटेलाइट जो है वो किस तरह की होती है। तो हम हेडिंग देंगे मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। द मोशन ऑफ अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, ये हमने क्वेश्चन की लाइन को रिपीट किया। इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं होती, बट एक्सेलरेटेड, लेकिन क्या होती है, एक्सेलरेटेड होती है। तो हमने उसको वाज़ह कर दिया कि मोशन जो है ये वाली नहीं होती, यानी यूनिफॉर्म वाली नहीं होती, और ये वाली होती है, यानी एक्सेलरेटेड वाली होती है। आइए अब हम इसकी रीज़न देते हैं कि ऐसा क्यों है, यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं है, एक्सेलरेटेड है तो क्यों है। स्टूडेंट्स देखें, आप जानते हैं एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आपको आती है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है उसको हम एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। लेट करें हमारे पास ये एक इस तरीके से सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो इस सर्कल के अंदर मूव कर रहा है। लेट करें सैटेलाइट है, चूँकि सैटेलाइट भी अर्थ के गिर्द ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। मैं आपको वैसे रफ के तौर पर ये समझा रहा हूँ, डायग्राम आपने पेपर में नहीं बनानी। अब बात ये है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी एक डायरेक्शन हो, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये है कि जब ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में इस तरीके से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है v जो है वो लीनियर वेलोसिटी है, वो अलोंग द टेंजेंट है, इस तरफ होगी। जब ये इस पॉइंट के ऊपर आएगा तो यहाँ पर टेंजेंट इधर बनेगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। जब ये सैटेलाइट मूव करता हुआ यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो आप जानते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो हर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज हो रही होती है। अब वेलोसिटी कब चेंज होती है, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो, यानी पहले वेलोसिटी 20 थी, फिर 30 हो जाए, फिर 40 हो जाए, फिर 50 हो जाए, यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बोलते हैं नंबर को, वैल्यू को, वो बदले तब वेलोसिटी चेंज होगी। या फिर दूसरी कंडीशन ये है कि वेलोसिटी उसकी स्पीड तो कांस्टेंट रहे, यानी जो 20 की स्पीड से अगर लेट करें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 20 की स्पीड से ही मूव करे, लेकिन उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाए, यानी वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी चेंज होती है या तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो या तो डायरेक्शन चेंज हो। अब सैटेलाइट वाले केस में ये है कि इसकी जो वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है, यानी जो वैल्यू है, जो स्पीड है, वो तो एक जैसी रहती है। यानी ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट यहाँ पे हाई स्पीड से गुजरेगा और यहाँ
पे इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, यहाँ पे हाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सैटेलाइट की ऑर्बिट के अंदर एक फिक्स स्पीड होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है, यानी कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर हमारे पास यही आंसर यहाँ पे लिखेंगे। 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स को पढ़ के सुनाता हूँ। पहले हम उसको बताते हैं। मैं आपको बातें इसलिए पहले समझा चुका हूँ क्योंकि अब आपको इसकी समझ आ जाएगी। सिंस द सैटेलाइट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी अगर यहाँ पर 20 की स्पीड है, यहाँ पर भी 20 होगी, यहाँ पर भी 20 होगी, हर पॉइंट पे स्पीड की वैल्यू एक जैसी है। बट इस डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। दिस चेंज इन डायरेक्शन कॉजेज चेंज इन वेलोसिटी, और डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। सो एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अब चूंकि डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज हो तो इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन, तो विच इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो सर्कल में मूव करवाने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, और जब फोर्स होगी तो एक्सेलरेशन भी होगा, क्योंकि फोर्स के लगने से एक्सेलरेशन भी होता है। तो सर्कल में जो एक्सेलरेशन है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर होती है, और सैटेलाइट वाले केस में टुवर्ड्स द अर्थ होगी, क्योंकि अर्थ सेंटर होती है। तो दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इसेंशियल टू बेंड द पाथ ऑफ सैटेलाइट टू कीप इट मूविंग इन सर्कुलर पाथ। इसी एक्सेलरेशन की वजह से ये हमारे पास सैटेलाइट जो है ये इस तरह अपने पाथ को हर वक्त बेंड कर रहा होता है, क्योंकि इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है जो कि इसके इस पाथ को बेंड कर रही है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर रही है। और अगर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, यानी अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा सेंट्रीपिटल वाला, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, और सर्कल में मूव करने के लिए वेलोसिटी की डायरेक्शन को हर वक्त चेंज होना पड़ता है। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी मतलब ये चेंज मतलब ये सीधा जाएगी, तो सीधा जाएगी तो फिर ये अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं कर सकेगा। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमारे पास जो कि सर्कल में जब बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। इसी चेंज इन डायरेक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। तो चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं, और इसी वजह से ये अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला है, ए फॉर एक्सेलरेशन, सी फॉर सेंट्रीपिटल, ठीक है, v²/r, ये इसका फार्मूला होता है। और इस फार्मूला को अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ में पुट करेंगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला भी आ जाता है। कैसे? आप जानते हैं F = ma, न्यूटन सेकंड लॉ F = ma होता है, तो F = m वैसे ही लिख लें, a किसके इक्वल है, v²/r, a की जगह पुट कर दें v²/r, तो देखिए F = mv²r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बन गया। तो वो फिर क्या है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही ईजी वर्डिंग के अंदर लिखा है, पॉइंट्स बनाकर लिखा है। इसी तरीके से आप पेपर में इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इसके कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। इसको समझिएगा। कहता है, What are the advantage that radian has been preferred as SI unit to degree? देखिए, हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स आप जानते हैं, रेडियन भी है, डिग्री भी है, रेवोल्यूशन भी है। तो वो बोलता है कि हम जो इनमें से, यानी जो एंगल के यूनिट है, एंगल का यूनिट डिग्री भी होता है, रेवोल्यूशन भी होता है, रेडियन भी होता है, तो 3 यूनिट्स हैं। तो इन तीनों में से हमने जो रेडियन है उसको ही SI यूनिट क्यों सिलेक्ट किया है, डिग्री को SI सिलेक्ट क्यों नहीं किया, या फिर हमने रेवोल्यूशन को SI क्यों नहीं सिलेक्ट किया? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बात ये है कि जो SI सिस्टम जब बना था यूनिट्स का, तो तब हमने वो वाले यूनिट्स को SI में सिलेक्ट किया जो कि आसान होते हैं, जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को इजी बनाते हैं, और जो हमारी डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैथ्स का SI यूनिट किलोग्राम है, लेकिन मैथ्स का तो कई यूनिट है। मैथ्स का यूनिट आप जानते हैं पाउंड भी होता है, ठीक है। मैथ्स को हम मन के अंदर, टन के अंदर, ठीक है, मेजर करते हैं, कई यूनिट्स हैं उसके, लेकिन मैथ्स का यूनिट किलोग्राम क्यों है? तो देखो, किलोग्राम जो है ना ये इजी है, और हमारा जो मैथ्स है, ह्यूमन का मैथ्स भी किलोग्राम में होता है। तो ग्राम जो है वो हमारे पास SI यूनिट मैथ्स का क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ग्राम जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट है, वो हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ ही नहीं करते। हम डेली लाइफ के अंदर कौन से, देखिए, आप जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं आप किलोग्राम में लेते हैं, आप ये नहीं कहते कि इतने ग्राम ले दो। किलोग्राम जो है, इंसान का वजन भी किलोग्राम में है, तो किलोग्राम एक ईजी टू अंडरस्टैंड यूनिट है, हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं।
और इसको यूज़ करना भी आसान है। इस तरह अगर देखें लेंथ के कई यूनिट्स हैं, लेंथ का यूनिट फीट भी होता है, लेंथ का यूनिट इंच भी होता है, इंचेस इतने इंच, और लेंथ का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, मीटर है। इसके अलावा लेंथ का यूनिट जो है वो हमारे पास गज़ होता है, इतने गज़ कपड़ा दे दो, है ना, उसको यार्ड बोलते हैं। तो हमने लेंथ का यूनिट मीटर SI क्यों सेट किया, बाकी यूनिट क्यों नहीं किए? क्योंकि मीटर जो है ना वो हम डेली लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ता, उसको समझना आसान है, उससे कैलकुलेशन आसान होती हैं। और जो हमारी हाइट है ये भी मीटर के अंदर मेजर होती है, सेंटीमीटर के अंदर तो बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो हमने SI यूनिट वो सिलेक्ट किए हैं जो हमारे मुताबिक हो, जो इंसान की रेंज में आते हों, जिनको पढ़ना समझना, जिनको कैलकुलेशन में यूज़ करना आसान हो जाए, SI यूनिट में उनको सिलेक्ट किया गया है। इसी तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास जो रेडियन है ना, ये बहुत ही इजी यूनिट है। अब देखें डिग्री क्या होता है। देखें अगर हम एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 360 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो एक जो हिस्सा है, जो एक पार्ट है, वो 1 डिग्री होगा। तो देखें अब ये मतलब 360 बराबर हिस्से कौन करे सर्कल के, इतने ज़्यादा। तो ये एक नंबर वाला सिस्टम है। इसकी बजाय जो रेडियन है ये इजी है। अब रेडियन क्या होता है, हमारे पास लेट करेंगे एक सर्कल है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ये हमारे पास, चले उस तरफ बनाता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। पहले आपको मैं रेडियन समझा दूँ कि रेडियन क्या होता है। ये इसका सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक जो लाइन होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। अब जितना ये रेडियस की लंबाई है ना, उतना ही आप इधर से सर्कल के ऊपर डिस्टेंस ले लें। अब देखें अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस लूँगा तो ये बड़ा बन जाएगा, रेडियस छोटा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो ये फिर इसको बोलते हैं आर्क लेंथ। सर्कल का जो छोटा सा हिस्सा होता है ना, उसको क्या नाम देते हैं, आर्क लेंथ का नाम देते हैं। तो आपने जो आर्क लेंथ है वो इतनी ही लेनी है जितना रेडियस है। तो अब आप इसको सेंटर के साथ मिला दें, ये जो हमारे पास एंगल बना इसको बोलते हैं 1 रेडियन। यानी कि when arc length of circle is equal to radius, then the angle formed at the center of circle is called 1 रेडियन। तो इसमें हमारे पास जो है रेडियस और डिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं, इससे कैलकुलेशंस आसान होती हैं। आइए हम इसका आंसर पढ़ते हैं और मैं आपको बाकी बातें बताता हूँ। वैसे मैं आपको काफ़ी एग्जांपल्स दे चुका हूँ। हेडिंग देंगे एडवांटेज ऑफ रेडियन, यानी हम रेडियन को क्यों यूज़ करते हैं, जो कि इसने यही पूछा, व्हाट आर द एडवांटेज दैट रेडियन, रेडियन के एडवांटेज हमने बताने हैं। अब ये जो पहली लाइन है ये हमने यहाँ से जो क्वेश्चन की लाइन है उसी को कॉपी किया है, क्योंकि क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखा होता है, तो वहाँ से देख के आप जो है कुछ ना कुछ कॉपी कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि रेडियन हैज़ बिन प्रेफर्ड एज SI यूनिट टू डिग्री। देखें यही है, रेडियन हैज़ बिन प्रेफर्ड एज SI यूनिट टू डिग्री फॉर सेवरल की रीजन। इसकी कई वजूहत है, रेडियन को हम क्यों SI में यूज़ करते हैं डिग्री की बजाय, तो इसकी कई वजूहत है। 4 इसकी रीजन मैंने लिखी हैं, चारों को समझते हैं। पहला, रेडियन इज डायरेक्टली रिलेट टू आर्क लेंथ एंड रेडियस, यानी मैंने आपको बताया रेडियन जो है वो आर्क लेंथ और रेडियस को डायरेक्टली रिलेट करता है, मेकिंग कैलकुलेशन सिंपल। इससे हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जब हम इसको मैथ में, इक्वेशंस में, फार्मूलाज में यूज़ करते हैं इस यूनिट को, तो वो कैलकुलेशंस बहुत ही आसान हो जाती हैं। डिग्री में यूज़ करेंगे तो उन कैलकुलेशंस को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो कैलकुलेशंस जो हैं वो हमारे पास डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो हम आसान रास्ता जो है वो इख्तियार करेंगे, रेडियन वाला। दूसरा ये है, रेडियन इज़ डायमेंशनलेस, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों? बिकॉज इट इज़ द रेशो ऑफ आर्क लेंथ टू रेडियस। मैं आपको बता चुका हूँ आर्क लेंथ और रेडियस की जो रेशो है इसी को हम रेडियन बोलते हैं। और रेडियन यानी एंगल ही है, ये इक्वल होता है आर्क लेंथ ओवर रेडियस। आर्क लेंथ को हम S के साथ शो करते हैं। तो अगर आप आर्क लेंथ को रेडियस पे डिवाइड करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो रेडियन बनेगा। अब देखें आर्क लेंथ भी डिस्टेंस है, रेडियस भी फासला है, तो इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, यानी इसकी डायमेंशन भी लेंथ वाली, इसकी डायमेंशन भी लेंथ वाली, तो वो कट जाएगा। सेम क्वांटिटीज़ की जो रेशो होती है उसका ना यूनिट होता है ना उसकी डायमेंशन होती है, तो ये डिस्टेंस बटा डिस्टेंस है, तो लिहाजा इसकी डायमेंशन और यूनिट नहीं होगा। सो इट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन डायमेंशन एनालिसिस ऑफ मैनी इक्वेशंस। तो जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तो इक्वेशंस का डायमेंशनली करेक्ट होना भी ज़रूरी है, तो वो रेडियन की मदद से ही इक्वेशंस करेक्ट होती हैं। डिग्री यूज़ करेंगे तो इक्वेशंस को डायमेंशनली करेक्ट प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि इक्वेशंस जो है वो रॉन्ग होती जाएंगी। इसलिए इसीलिए हम जो है वो रेडियन को एज SI यूनिट के तौर पर यूज़ करते हैं। थर्ड रीज़न क्या है, जितने भी देखें साइंटिस्ट हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो भी रेडियन को ही यूज़ करते हैं। इससे उनकी जो कैलकुलेशंस हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने की वो बड़ी सिंपल हो जाती हैं। तो इन मैनी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस द रेडियन फिट्स वेल विद SI
अदर एसआई यूनिट्स, यानी ये बाकी एसआई यूनिट्स के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट बैठता है, उनके साथ ये सिंपल हो जाता है। इट मेक्स सिंपलर एंड मोर एफिशिएंट कैलकुलेशंस। इससे हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, वो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं। तो लिहाजा हम ऐसा यूनिट मुंतखब करेंगे जो सिंपल हो, जिसको यूज़ करना आसान हो, जो हमारी कैलकुलेशंस को सिंपल बनाए, और वो हमारे पास रेडियन ही बनाता है, डिग्री जो है ऐसा नहीं करता। इन रेडियन, लास्ट पॉइंट, रेडियन द फार्मूलाज लाइक, जिस तरीके से आप जानते हैं एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ये आपने फार्मूलाज पढ़े हैं। वर्क्स इजीली, यानी ये जो फार्मूलाज हैं ये तभी वर्क करते हैं, तभी ये करेक्ट रहते हैं जब हम इसमें जो थीटा है वो रेडियन में पुट करें। ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड होता है, ये रेडियन पर सेकंड अगर ओमेगा होगा तभी ये फार्मूला अप्लाई होगा। आप जानते हैं अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होता है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये फार्मूला सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब अल्फा जो है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में हो, यानी रेडियन में हो। ये फार्मूलाज तभी काम करते हैं, तभी करेक्ट होते हैं जब ये चीज़ें एंगल रेडियन में लिए जाएं, एंड डायरेक्टली विदाउट एनी अदर कन्वर्शंस, और ये मतलब दूसरे यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बजाय डायरेक्ट रेडियन के लिए ये इस्तेमाल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 4 रीज़न लिखी हैं, आप भी पेपर में 4 रीज़न लिखिएगा, क्योंकि 2 रीजंस का 1 नंबर, 4 रीजंस लिखेंगे तो 2 नंबर, अगर कम लिखेंगे तो फिर आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। तो इसलिए आपने इसको इस तरीके से लिखना है, यानी उसने बोला कि एडवांटेज बताओ, तो आपने एडवांटेज बताने हैं, और कितने बताने हैं, 4 बताने हैं, हेडिंग भी देनी है और क्वेश्चन की लाइन रिपीट करनी है, वो आपने नहीं बनाना, ठीक है, वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो हमसे पूछता है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वन रेवोल्यूशन एक्सप्लेन। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन के अंदर इस तरीके से मूव कर रही है, तो एक रेवोल्यूशन के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। स्टूडेंट्स, पहले हमें पता होना चाहिए कि वन रेवोल्यूशन क्या होती है। देखें, वन रेवोल्यूशन बोलते हैं एक कंप्लीट चक्कर को, वन रोटेशन को, वन साइकिल को, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में इस तरह मूव करे कि जिस पॉइंट से वो शुरू हो इस तरीके से रोटेट करके घूम के दोबारा फिर उसी पॉइंट पे आ जाए, तो इसको हम बोलते हैं वन रेवोल्यूशन, यानी वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ बॉडी इन सर्कल इज कॉल्ड वन रेवोल्यूशन। तो जब बॉडी एक चक्कर पूरा करती है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, उसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम उसको वन लाइन के अंदर आंसर देंगे। मैं आपको बता दूं कि दोनों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए 0 होंगे। क्यों 0 होंगे, इनको हम ड्राइव भी करेंगे। तो पहले हम उसको वन लाइन के अंदर आंसर देते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन के अंदर दोनों की अलग अलग हेडिंग देंगे। वेलोसिटी वन रेवोल्यूशन के लिए 0 होगी, क्यों 0 होगी, एक्सेलरेशन वन रेवोल्यूशन के लिए 0 होगा, तो ये हम इसको प्रूव भी करेंगे, मैं आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा। तो यहाँ पर हम वन लाइन के अंदर पहले उसको आंसर देते हैं। अब ये जो लाइन है ये इसी क्वेश्चन की लाइन को ही कॉपी किया गया है। क्वेश्चन की लाइन को आप क्वेश्चन पेपर से देखकर कॉपी कर सकते हैं, और साथ ये यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखा गया है, दोनों 0 होंगे। देखें, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन the average velocity and average acceleration both are 0 for one complete revolution, कि एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरी रोटेशन के लिए सर्कल में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों ही 0 होते हैं। क्यों 0 होते हैं, आइए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम एवरेज वेलोसिटी फॉर वन रेवोल्यूशन निकालेंगे। आइए इसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू टाइम टेकन, यानी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, रेशियो ऑफ दिस टू दिस, टोटल डिस्प्लेसमेंट और टाइम की जो रेशियो है उसको हम एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। रेशियो आप जानते हैं बटा लेने को कहते हैं, एक चीज़ ऊपर एक चीज़ नीचे। अब इन सर्कुलर मोशन में द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद ऑब्जेक्ट अपनी वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लौट आता है। देखें, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास इस तरीके से हम सर्कल बनाते हैं। तो आप जानते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस तरीके से मूव करता हुआ दोबारा फिर इसी पॉइंट पे आ जाए, तो जिस पॉइंट से ये गया था वापस उसी पॉइंट पे आ गया।
इन सर्कुलर मोशन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट भी यही है फॉर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, यानी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। भाई डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो है, ज़रा इसको समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, देखें दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट फासला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बेसिक है, आप पढ़ चुके हैं। लेट करें मेरे पास एक पॉइंट ये है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो मैं ए से बी तक इस तरीके से घूम फिर के जा सकता हूँ, लेकिन इसको मैं डिस्टेंस बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूँगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अब देखें, अगर ये वाला बी पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ होता, यहाँ पे, तो हम बोलते डिस्प्लेसमेंट इतना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर मैं इस बी पॉइंट को यहाँ की बजाय बिल्कुल ए के ऊपर ही ले आऊँ, तो अब देखें, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो रहा ही नहीं, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शॉर्टेस्ट फासला। तो अगर दूसरा पॉइंट भी पहले पॉइंट के ऊपर ही आ जाए, यानी आप उसी पॉइंट पे खड़े हैं जिस पॉइंट पे आपको जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा ना। बात समझें, बात को समझें ज़रा, कि हम ये कह रहे हैं कि बॉडी जो है ना, इस पॉइंट से इसी पॉइंट, यही उसका इनिशियल पॉइंट है, यही उसका फाइनल पॉइंट है। तो पॉइंट तो दो हुए ही नहीं, दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जब पॉइंट ही एक है तो हम फासला कैसे लेंगे, नहीं लेंगे ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसलिए मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। बता चुका हूँ, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ से अगर ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे आता है तो शॉर्ट डिस्टेंस थोड़ा सा मजीद शॉर्ट हो गया। जैसे जैसे पास होता जाएगा डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, लेकिन जैसे ये इसके ऊपर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम होता होता ज़ीरो हो जाएगा। तो यही मैंने बोला कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गई, तो इस पॉइंट से क्या शॉर्टेस्ट फासला होगा, कोई शॉर्टेस्ट फासला नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, चूँकि ज़ीरो हो चुका है, ओवर टाइम को टी लिख लें, ज़ीरो ओवर समथिंग ज़ीरो, लिहाजा एवरेज वेलोसिटी क्या आई, ज़ीरो आई। याद रखें, एक कंप्लीट साइकिल में जब बॉडी एक चक्कर पूरा कर ले तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जब डिस्प्लेसमेंट ही ज़ीरो हो गया वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, तो जब डिस्प्लेसमेंट को ही ज़ीरो पुट कर देंगे, ज़ीरो ओवर समथिंग, ओवर टाइम जो है बटे में टाइम है, ऊपर ज़ीरो है, तो आंसर क्या आने वाला है, ज़ीरो आने वाला है। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी फॉर वन रेवोल्यूशन ज़ीरो होती है। एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वन रेवोल्यूशन क्या होगा, अब देखें एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन देखें, यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी लिख लें। तो एवरेज एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन के साथ में छोटा सा एवरेज लगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी ओवर टाइम। भाई जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए एवरेज वेलोसिटी ही ज़ीरो है, जब आप वेलोसिटी को ही ज़ीरो पुट कर देंगे तो बटे में टाइम आएगा, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो। लेकिन हम यहाँ पर इसकी रीज़न लिखने वाले हैं, the average acceleration for one complete revolution is zero because the initial and final velocities are same। चूँकि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, जहाँ से बॉडी शुरू हुई वहीं पे आ गई, और मोशन भी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जिसमें वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम रहे, जिस पॉइंट से बॉडी शुरू हुई उसी पॉइंट पे वापस आ गई। चूँकि अब वेलोसिटी में चेंज नहीं, एंड द चेंज इन वेलोसिटी फॉर वन रेवोल्यूशन इज जीरो, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। जब चेंज इन वेलोसिटी ही ज़ीरो है ओवर टाइम, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको प्रूव करके दे दिया, फार्मूला लगा के वैल्यूज़ पुट करके, कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों ही ज़ीरो होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है। पहले आप 1 लाइन में आंसर दें, एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें, और दोनों को सेपरेटली आप इसको प्रूव करके दे दें। तो इस तरीके से आपको इससे कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन की अच्छे समझ आ गई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर वो क्या पूछता है। लिखता है, इन अ रेन स्टॉर्म व्हाट डिटरमिन्स द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड अम्ब्रेला। यानी कि हमारे पास ना बारिश आ रही है और बारिश के साथ तेज़ हवा भी चल रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर जो है
अम्ब्रेला यानी छतरी की किस पोजीशन को हम छतरी को किस पोजीशन में रखें, कैसे पता चलेगा, यानी यहाँ पर हम फिजिक्स किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए हमने उसको बताना है कि बेस्ट पोजीशन टू होल्ड अम्ब्रेला क्या है। ये देखें लास्ट क्वेश्चन का जो लास्ट हमारे पास वर्ड्स है वो क्या है, बेस्ट पोजीशन टू होल्ड अम्ब्रेला। इसी की हेडिंग देंगे और लिखेंगे द बेस्ट पोजीशन टू होल्ड अम्ब्रेला इन रेन स्टॉर्म डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, यानी कि छतरी को बेहतरीन अंदाज में बारिश से बचने के लिए, पकड़ने के लिए जो बेस्ट पोजीशन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्योंकि उसने यही पूछा है व्हाट डिटरमिन, यानी कैसे पता चलेगा, हमें किस तरह फाइंड करेंगे कि हम छतरी को कैसे पकड़े। स्टूडेंट्स यहाँ पर आसान सी बात ये है, देखें अगर हवा ना चल रही हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विंड, हवा ना चल रही हो, तो आप जानते हैं बारिश जो है वो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से सीधी नीचे गिरेगी। हवा ना चल रही हो तो अगर सीधी नीचे गिर रही है तो आपको छतरी को सीधा ऊपर कर लेना है ऐसे करके, ताकि आप बारिश से बच जाएं। लेकिन अब मसला ये है कि हवा भी चल रही है। अब देखें अगर बारिश ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है, तो जब हवा भी चल रही होगी तो हवा के चलने की वजह से पता क्या होगा, वो बारिश थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी, एंगल्ड हो जाएगी। अब सीधी नीचे आने के बजाय लेट करें बारिश इस तरीके से सीधी नीचे आ रही थी ग्रेविटी की वजह से, हवा चल रही है इस तरफ, तो अब जो बारिश का कतरा नीचे आ रहा है उसको हवा इस तरफ फोर्स लगा रहा है, तो अब बारिश जो है वो नीचे आने के बजाय इस तरफ गिरेगी, ठीक है। अब देखें अगर आप लोग अब सीधा इस ऐसे आ रहे हैं, आप चल के आ रहे हैं इस तरफ, तो आपको छतरी जो है अगर बारिश इस तरफ होगी, छतरी आपको बिल्कुल उसके ऑपोजिट करनी पड़ेगी उससे बचने के लिए। तो यहाँ पर हम इसको यानी फिजिक्स के रेफरेंस के साथ आंसर देंगे। पहले हम बात करेंगे, दो फैक्टर्स हैं, पहला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन एंड विंड। अब हमें रेन और विंड दोनों को मद्देनजर रखना है, दोनों को देखते हुए हमने छतरी जो है उसकी पोजीशन को कैरी करना है। अब इसको मैं आपको बता देता हूं, देखें लट करें, मैं यहाँ पर ना इस तरीके से बनाता हूँ। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक शख्स इस ऑब्जेक्ट को ना इस तरफ खींच रहा है, ठीक है, एक जो शख्स है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इस तरफ खींच रहा है, और दूसरा एक और शख्स है वो इस ऑब्जेक्ट को ना ये देखें इस तरफ खींच रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, एक शख्स इसको इस तरफ खींच रहा है, दूसरा इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, दोनों इसको फोर्स लगा रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करेगा, जिस तरफ पहला बंदा फोर्स लगा रहा है उस तरफ, या जिस तरफ दूसरा बंदा फोर्स लगा रहा है उस तरफ। आप कहेंगे सर ना उस तरफ ना इस तरफ, बल्कि ये तो सीधा जाएगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर मैं इसी डायग्राम को ना यहाँ पे बनाता हूँ। ये देखें हमारे पास जो बारिश है ना, ये लेट करें बारिश जो है वो आ रही है नीचे, ठीक है, ये जो है ना ये इस तरीके से मैंने एक नीचे लाइन बनाई, और ये जो लाइन है ये किसकी वेलोसिटी को शो कर रही है, ये हमारे पास रेन की वेलोसिटी को शो कर रही है, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। और लेट करें जो विंड है वो इस तरफ चल रही है, ठीक है, हवा जो है वो इस तरफ चल रही है। ये है वेक्टर, किसका वेक्टर है, ये है रेन की वेलोसिटी का वेक्टर, सॉरी ये है विंड, हमारे पास हवा इस तरफ चल रही है, ठीक है। दो चीज़ें हैं, बारिश के कतरे नीचे आ रहे हैं और हवा चल रही है उस तरफ। तो अब मैं आपको बताऊंगा, अब आपसे पूछूंगा कि बताएं अब बारिश के कतरे किधर जाएंगे, नीचे जाएंगे या उधर जाएंगे। आप बोलेंगे नहीं सर ये जाएंगे इस तरफ, ये देखें इस तरफ। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, यानी दोनों का कम्बिनेशन। यहाँ पे चले मैं थीटा भी बना लेता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी। ये बिल्कुल यहीं पे मैंने आपको समझाया कि ये एक ऑब्जेक्ट है, एक शख्स इसको इस तरफ फोर्स लगा रही है, किस तरफ फोर्स लगा रहा है, किस तरफ जाएगा, ना इस तरफ ना उस तरफ बल्कि इस तरफ। तो ऐसे ही बारिश का कतरा नीचे आ रहा है, हवा उसको उस तरफ फोर्स लगा रही है, तो क्या वो नीचे आएगा या उस तरफ जाएगा, दोनों तरफ नहीं जाएगा बल्कि वो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा। तो ये हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी, इसी के बारे में हमने यहाँ पर ये बात करनी है इस पैराग्राफ के अंदर। रेन फॉल्स वर्टिकली ड्यू टू ग्रेविटी, भाई रेन नीचे आ रही है किसकी वजह से, ग्रेविटी उसको नीचे अट्रैक्ट कर रही है, ज़मीन हर चीज़ को नीचे की जानिब खींचती है, इस वजह से हमारे पास बारिश कतरे नीचे आते हैं। लेकिन चूंकि हवा चल रही है बट इज़ पुश्ड हॉरिजेंटली बाय विंड, लेकिन चूंकि हमारे पास जो एयर है वो हॉरिजेंटल चल रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रही है, तो ये जो विंड है ये उस बारिश के कतरों को इस तरीके से हॉरिजेंटल डिफ्लेक्ट करेगी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर चूंकि हमने रिजल्टेंट वेलोसिटी लेनी है ऑफ अ रेन ड्रॉप इज द वेक्टर सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स, इन दोनों को हमने सम करना है, यानी कि दिस प्लस दिस, वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड हमारे पास होगा रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ पर हमने हेड टू टेल रूल लगाया, हेड टू टेल रूल आप जानते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड वेक्टर जो है ये हमारे पास है फर्स्ट वेक्टर, ये विंड वाला, और ये सेकंड वेक्टर। अब आप जानते हैं जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर खत्म हो भाई सेकंड वेक्टर तो वहाँ पे बनाते हैं। तो लेट करें इसको यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे बना लूँ,
ठीक है। इस रेन वाले को अगर लेट करें मैं यहाँ पे बना लूँ तो ये फर्स्ट वेक्टर, जहाँ पे फर्स्ट एंड हो रहा है वहीं पे हमने सेकंड वेक्टर शुरू किया। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाते हैं? रिजल्टेंट की टेल पहले की टेल के साथ होती है, हेड लास्ट वाले के हेड के साथ होता है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर को शो कर रहा है, तो हमने रेन वाला इधर के बजाय यानी यहाँ के बजाय यहाँ पे बनाया हुआ है। ये सिंपल सी बात, यानी रेन जो है नीचे आ रही है, बारिश उस तरफ चल रही है। तो इस तरीके से आप इस वेक्टर को ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर हमने बताया कि रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल होगा पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर। द रेन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। हम रेन किस तरफ मूव करेंगे? जिस तरफ ये रिलेटिव वेलोसिटी है, इस तरफ। यानी बारिश नीचे आ रही थी, हवा उस तरफ चल रही है, ठीक है, हवा बारिश को उस तरफ पुश कर रही है। अब जो बारिश है वो बिल्कुल उस तरफ भी नहीं जाएगी, बिल्कुल नीचे नहीं आएगी, बल्कि इस तरफ जाएगी। ये जिस तरफ कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव वेलोसिटी, ये वाली। तो यहाँ पर ये हमने डायग्राम जो है यहाँ पर बना दी। आप भी जब ये पहला पैराग्राफ लिखें तो इसमें ये जो डायग्राम है इसको आप ड्रा कर सकते हैं। बहुत आसान सी डायग्राम है, जस्ट आपको 3 एरो बनाने हैं और तीनों की वेलोसिटी शो करनी है। अब एंगल ऑफ रेनफॉल, एंगल क्या होगा रेन का? ड्यू टू रिलेटिव वेलोसिटी। अब चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से द रेन फॉल्स एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल, चूंकि रेन नीचे जा रही थी, हवा ने उसको इस तरफ फोर्स लगाई, तो अब वो सीधी नीचे नहीं जाएगी बल्कि इस एंगल पे, ये देखें एंगल भी बनाया, इस एंगल पे जाएगी। नॉट नेसेस 90, यानी जरूरी नहीं कि 90 हो, कोई भी हो सकता है, 45 हो सकता है। अगर हवा थोड़ी सी आहिस्ता चल रही है तो फिर ये थोड़ा सा इस तरफ बनेगा, अगर हवा तेज चल रही है थोड़ा सा उस तरफ चला जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा एंगल ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्टिमल अम्ब्रेला पोजीशन, अब पोजीशन क्या होगी अम्ब्रेला की? देखें अब बारिश जा रही है उस तरफ, बारिश जा रही है इस तरफ, तो आप छतरी कैसे पकड़ेंगे? यानी बिल्कुल इसके ऑपोजिट। ये देखें छतरी आएगी, यहाँ पर मैं रफ काम कर रहा हूँ, छतरी आएगी ये ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ये आएगी छतरी आपकी, ये ऐसे ऐसे ही है ना। यानी रिलेटिव वेलोसिटी है उस तरफ और उसके ऑपोजिट में, उसके यानी बारिश हो रही है इस तरफ और आपने छतरी पकड़ी, बिल्कुल उसके मुखालिफ सिमत में उसका मूव करना है। अगर छतरी भी मैं लेट करूँ, छतरी को ऐसे कर दूँ तो फिर तो काम खराब हो जाएगा ना। द अम्ब्रेला मस्ट होल्ड ऑपोजिट, ऑपोजिट ऑपोजिट, ये देखें ये रिलेटिव वेलोसिटी इस तरफ है, आपने अम्ब्रेला को इस तरफ पकड़ लिया, उसके ऑपोजिट पकड़ लिया, टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन। यानी अब ये रेन की रिलेटिव वेलोसिटी है, आपने इसके ऑपोजिट जो है वो छतरी को पकड़ना है। तो अब आप जो है बारिश से मुकम्मल ज़्यादा महफूज हो जाएंगे बाकी किसी पोजीशन की निस्बत। तो यही उसने पूछा था कि अगर हमारे पास बारिश भी आ रही हो और उसके साथ साथ तेज़ हवा भी चल रही हो तो हम छतरी को किस तरीके से होल्ड करें कि हम मैक्सिमम बारिश से बच सके। तो मैंने आपको यहाँ पर इसकी फ़िज़िक्स समझा दी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को समझिएगा। कहता है कि अ बॉल इज़ जस्ट स्पॉटेड बाय अ स्ट्रिंग विदाउट ब्रेकिंग। यानी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है और उसके साथ हमने एक गेंद को लटकाया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है और विदाउट ब्रेकिंग, यानी अभी रस्सी टूटी नहीं, थोड़ा सा भी वज़न और बढ़ाया तो फिर टूट जाएगी। जस्ट का मतलब ये है विदाउट ब्रेकिंग, यानी ब्रेक हुए बगैर उसने जो गेंद है उसके वज़न को थामा हुआ है। इससे ज़्यादा उस रस्सी की कैपेसिटी नहीं है, स्ट्रिंग की कैपेसिटी नहीं है कि वो इससे ज़्यादा वज़न बर्दाश्त करे। अगर उसके उस गेंद से ज़्यादा उसको वज़न उसके साथ लटकाएंगे, हैंग करेंगे तो फिर वो टूट सकती है, अभी नहीं टूटी, ठीक है। इसके बाद कहता है इफ़ इट इज़ व्हील्ड। अब हमने क्या किया, वो रस्सी जिसने उस गेंद को लटका के रखा हुआ था, उसको थाम के रखा हुआ था टूटे बगैर, जैसे ही हम उस गेंद को उस रस्सी के साथ घुमाते हैं इन अ वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल में, इट्स ब्रेक, तो वो रस्सी टूट गई। यानी जब तक वो रस्सी रेस्ट में थी, गेंद रेस्ट में थी, उस रस्सी ने उस गेंद को थामे हुए था, रस्सी नहीं टूटी। लेकिन जैसे ही आपने उसको घुमाया इस तरीके से, रस्सी टूट गई। एक्सप्लेन वाई, भाई क्यों टूटी ये हमने बताना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम उसको बताएंगे इसके रीज़न। पहले हम उसको पहले वाला केस समझाएंगे और बाद में जब उस रस्सी के साथ हमने गेंद को घुमाया तो फिर वो क्यों टूटी उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। और दोनों की डायग्राम्स भी मैंने बनाई है, डायग्राम की मदद से समझते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। चलिए आंसर शुरू करते हैं। इनिशियली शुरू में व्हेन बॉल इज़ हैंगिंग विद स्ट्रिंग, जब हमने उस गेंद को उस रस्सी के साथ स्ट्रिंग के साथ हैंग किया हुआ था तो फिर क्या था। 3 पॉइंट है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी अब देखें जाहिर सी बात है इस बॉल के ऊपर नीचे की जानिब जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इसका वेट है,
W=mg, और वेट आप जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल ही होता है। द टेंशन इन स्ट्रिंग इज इक्वल टू वेट। अब देखिए रस्सी की टेंशन ऊपर है, रस्सी का जो खिंचाव है वो ऊपर की जानिब है, चूंकि उसने उस बॉल को जो है सपोर्ट किया हुआ है। तो यानी कि अब जो ये टेंशन और ये जो वेट है ये आपस में इक्वल है, दोनों एक को कैंसिल कर रहे हैं। इसी वजह से जो हमारे पास बॉल है वो यहाँ पर रेस्ट में है, रुकी हुई है। इसके बाद पॉइंट में है कि द टेंशन इन स्ट्रिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट सो स्ट्रिंग डज नॉट ब्रेक, यानी अभी तक वो उसकी लिमिट के अंदर है। यानी जितनी इस गेंद का वजन है ना, उतनी ही उस रस्सी की टेंशन है, उतनी ही उसकी लिमिट है कि वो उतना ही वजन बर्दाश्त कर सकती है। देखिए स्टूडेंट, जितनी भी स्ट्रिंग्स होती हैं उनकी कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है। अगर बारीक स्ट्रिंग होगी तो उसकी लिमिट कम होगी, यानी वो ज़्यादा वज़न उसके साथ अगर आप लटकाएंगे तो वो टूट जाएगी। अगर थोड़ी सी मोटी स्ट्रिंग होगी तो वो थोड़ा ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर लेगी। तो ये जो हमारे पास गेंद है ना, ये इतनी वज़नी है जितनी उस रस्सी की टेंशन, जितनी वो रस्सी जो है वज़न बर्दाश्त कर सकती है। तो टेंशन और वेट इक्वल हो गए, आराम से बॉल यहाँ पर लटकी हुई है। तो बॉल इज़ एट रेस्ट, यानी गेंद रेस्ट में है। टेंशन आप जानते हैं ऊपर की जानिब है, रस्सी इस गेंद को ऊपर की जानिब टेंशन फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इस गेंद का जो वेट है वो W=mg डाउनवर्ड है, जो कि इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। दोनों इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे रुका हुआ है। अब इसके बाद वाला सिनेरियो समझिएगा। व्हेन बॉल इज व्हील्ड, जब हम इस गेंद को घुमाएंगे इन वर्टिकल सर्कल, एक वर्टिकल सर्कल में, फिर क्या होगा। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे बात ये है कि अब रस्सी को एक एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ेगी। पहले तो उसने उस वेट को काबू किया हुआ था, टेंशन जो है। अब आप जानते हैं कि सर्कल में घुमाने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होती है। अब रस्सी को टेंशन के साथ साथ, यानी उसके वेट को बैलेंस करने के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करनी है। यानी अब रस्सी के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो ऐड हो गई वेट के साथ साथ। पहले टेंशन सिर्फ वेट थी, अब रस्सी के साथ जो है एक एक्स्ट्रा फोर्स ऐड होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब क्या हुआ, अब रस्सी के ऊपर ज़्यादा खिंचाव आया, इसकी वजह से रस्सी टूट सकती है। आइए इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। 3 पॉइंट पढ़ते हैं। द टेंशन इन वर्टिकल सर्कल वेरीज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। ये भी आप जानते हैं कि जब ये हमारे पास बॉल इस सर्कल के अंदर घूमेगी वर्टिकल सर्कल में, तो हर पॉइंट पे टेंशन एक जैसी नहीं होती। आप जानते हैं जो बिल्कुल टॉप पॉइंट है वहाँ पर रस्सी की टेंशन मिनिमम होती है, कम से कम होती है, और जो बॉटम पॉइंट है वहाँ पर टेंशन मैक्सिमम होती है। एट बॉटम ऑफ द सर्कल, यही हमने बात करते हैं, जो बॉटम है बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है सर्कल का, द टेंशन इज मैक्सिमम। टेंशन क्या है, मैक्सिमम है। द टेंशन मस्ट बैलेंस वेट एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब पहले टेंशन ने सिर्फ वेट को बैलेंस किया था, अब टेंशन ने वेट के साथ साथ यानी mg के साथ साथ एक और चीज़ ऐड होगी। पहले सिर्फ इतना था, T=mg। अब वेट के साथ साथ एक और चीज़ आ गई जो कि है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अब जो हमारे पास स्ट्रिंग है यानी जो बॉल है वो सर्कल में घूम रही है, तो लिहाजा अब वेट के साथ साथ इस रस्सी ने एक और फोर्स को भी बर्दाश्त करना है, उसको भी प्रोवाइड करना है, और वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब क्या होगा, सो व्हेन टेंशन एट द बॉटम बिकम्स ग्रेटर देन द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ देन स्ट्रिंग ब्रेक्स। यानी अब देखें रस्सी की एक लिमिट है कि वो सिर्फ इसका वेट बर्दाश्त कर सकती थी, अब उस पर हमने एक और फोर्स जो कि सेंट्रल फोर्स है वो ऐड कर दी, तो अब उसकी लिमिट क्या होगी, क्रॉस होगी। तो अब क्या करेगी, वो टूट जाएगी। कब टूटेगी, बॉटम पॉइंट पे, क्योंकि बॉटम पॉइंट पे जो हमारे पास टेंशन है वो मैक्सिमम होती है। यहाँ पे देखें ये इस तरीके से घूम रही है, ये बॉटम पॉइंट बनाया, यहाँ पे टेंशन, बॉटम पॉइंट पे टेंशन क्या है, टेंशन मैक्सिमम हेयर, यानी इस पॉइंट पे, ये जो बॉटम वाला पॉइंट है यहाँ पे टेंशन क्या है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम टेंशन क्या होती है, T=mg + mv²/r। यानी यहाँ पर वेट के साथ साथ सेंट्रीपिटल फोर्स भी ऐड हो रही है। तो पहले सिर्फ एक था, अब 2 लोग हैं, तो ये यहाँ पे जो रस्सी है ये टूट सकती है। क्यों, क्योंकि अब टेंशन मैक्सिमम हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले रस्सी ने गेंद को लटकाया हुआ था, उसको काबू किया हुआ था, क्योंकि उसकी टेंशन वेट को बैलेंस कर रही थी। उसकी टेंशन रस्सी के अंदर उतनी ही खिंचाव था जितना रस्सी टूटने से पहले होता है, लेकिन जैसे ही हम घुमाएंगे अब उसको मजीद सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से रस्सी के ऊपर मजीद खिंचाव आ जाएगा। पहले ही था वेट का, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का भी उसको खिंचाव बर्दाश्त करना है। तो जैसे जैसे घूमेगी, जैसे बॉटम पॉइंट पे आएगी, तो यहाँ पर जो हमारे पास टेंशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगी, तो यहाँ पर रस्सी जो है वो टूट सकती है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आपने पेपर के अंदर इसको अटैम्प्ट करना है। पहले आप उसका शुरू वाला केस डिस्कस करें,
इसकी डायग्राम बनाना चाहें तो बना दे, डायग्राम ना भी बनाए तो चल जाएगा काम, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन डायग्राम बना दे तो फिर तो क्या ही बात है। और जब हम उसको सर्कल में घुमाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, तो ये भी आपने बताना है। और ये आसान सी डायग्राम्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इनको ईजिली ड्रा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बहुत ही इजी वर्डिंग के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस के आंसर लिख के दे रहा हूँ, जो कि आपको फ़ौरन याद भी हो जाएंगे, तो आप इनको ज़रूर नोट कीजिएगा। पेपर के अंदर जिस तरीके से मैं आपको वाइट बोर्ड पर सॉल्व करवा रहा हूँ, इसी तरीके से अटैम्प्ट कीजिएगा, आपके फुल मार्क्स आएंगे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट, हाउ इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स सप्लाइड इन द फॉलोइंग केस। यहाँ पर 2 केस हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है ये हमने बताना है। ए और बी 2 पार्ट है, दोनों पहले पार्ट में है सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, एक सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रहा है अर्थ की, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो आप जानते हैं कि सैटेलाइट्स जो हैं उनको सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ज़मीन की ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है, जो कि इनवर्ड होती है। अगर ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो सैटेलाइट जो है वो सीधे स्ट्रेट लाइन में चले जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे ये गेंद सर्कल में घूम रही थी, जैसे ही रस्सी टूटेगी, जैसे ही रस्सी टूटेगी, स्ट्रिंग टूटेगी, तो फिर ये सर्कल में मूव नहीं कर पाएगा। जिस पॉइंट पे टूटेगी उसी पॉइंट पे ये गेंद जो है इस तरीके से स्ट्रेट चली जाएगी। भाई इस चीज को समझ ले, यहाँ पर एक अनदेखी रस्सी है, एक स्ट्रिंग है जो हमें नजर नहीं आ रही, और वो ग्रेविटी की फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो हम उसको बताएंगे व्हेन अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, उसी की बात को रिपीट करेंगे। जब एक सैटेलाइट अर्थ की रिवॉल्व कर रहा है, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटी की फोर्स प्रोवाइड कर रही है। उसको सर्कल के अंदर कौन डिफ्लेक्ट करवा रहा है, ग्रेविटी की फोर्स डिफ्लेक्ट करवा रही है। वो सर्कल में किसकी वजह से घूम रहा है, ग्रेविटी की वजह से घूम रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, ग्रेविटी की फोर्स। आप जानते हैं ग्रेविटी की फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G(m)m/r²। कैपिटल M मैस ऑफ अर्थ है, स्मॉल m मैस ऑफ सैटेलाइट है, तो ये हमारे पास है। विदाउट ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी ना हो, सैटेलाइट विल मूव इन स्ट्रेट लाइन, तो सैटेलाइट उसी वक्त अपना ऑर्बिट छोड़ देगा, बिल्कुल ऐसे जैसे रस्सी टूटती है और जो हमारे पास बाल है या कोई भी पत्थर है वो सर्कल से बाहर चला जाता है। यहाँ पर भी यही वाला केस है। तो स्टूडेंट, जितने भी सैटेलाइट हैं वो ज़मीन के गिर्द अपने ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, तो उनको ऑर्बिट के अंदर कौन डिफ्लेक्ट कर रहा है, कौन सी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो अब इसका बी पार्ट है, अ कार टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड। बिल्कुल एक सीधा लेवल रोड है, उसके ऊपर कार ने टर्न करना है। अब जारी बात है, कार ने टर्न करना है, सर्कल के अंदर मुड़ना है, तो सर्कल में मुड़ने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो कोई भी फिक्स फोर्स नहीं है, यानी कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर सकती है। जिस तरह एक गेंद सर्कल में घूम रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स स्ट्रिंग की टेंशन जो है वो प्रोवाइड करी, तो स्ट्रिंग की टेंशन क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस तरह एक सैटेलाइट ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो ज़मीन की ग्रेविटी है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स का रूप ले रही है। इसी तरह अगर एक कार जो है वो सर्कल में टर्न करेगी, मोड़ काटेगी, तो रोड और टायर के दरमियान जो फ्रिक्शन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी। ठीक है, टेंशन जो है इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई, सैटेलाइट वाले केस में ग्रेविटी की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई, कार टर्न वाले रोड में फ्रिक्शन की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन गई। इस तरह इलेक्ट्रॉन सर्कल में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल में मूव कर रहा है, तो उसको जो वो न्यूक्लियस की हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्स है, न्यूक्लियस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो अट्रैक्शन की फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना कोई फिक्स फोर्स नहीं है, यानी कोई भी फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर सकती है, उसका रूप ले सकती है। यहाँ पर हम उसको बताते हैं, व्हेन अ कार इज टेकिंग टर्न ऑन अ लेवल रोड, ठीक है, यही वाली स्टेटमेंट रिपीट की, देन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर्स। और इसको हम पढ़ के भी आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर इसी बात को समझा के आया हूँ, जहाँ पर हमने गाड़ी को मोड़ कटवाया था और वो क्यों गिरती है जब हाई स्पीड के ऊपर गाड़ी को मोड़ कटवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, फ्रिक्शन की फोर्स के इक्वल है। और आप जानते हैं यहाँ पर जो म्यू एस है ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एन जो है ये नॉर्मल फोर्स है जो कि कार के वेट, कार के मैस के इक्वल है जो वो रोड के ऊपर लगा रही है। तो इफ फ्रिक्शन इज वेरी लो, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो कार क्या है, स्किड हो जाएगी, उस सर्कल से अवे चली जाएगी। देन द कार मे स्किड आउटवर्ड, तो कार जो है वो आउटवर्ड चली जाएगी। यानी कि देखें जब आप कार को हाई स्पीड के ऊपर टर्न करते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स कम होती है, जिसकी वजह से कार जो है वो उस सर्कल से बाहर जा सकती है। यानी कि रोड की फ्रिक्शन जो है वो क्या करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है गाड़ी को ताकि वो मुड़ सके। इसलिए हमें स्पीड स्लो करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन की फोर्स बहुत कम होती है
तो सेंट्रिफिकल फोर्स जो है वो लो स्पीड के ऊपर हमें मिल जाती है, लेकिन हाई स्पीड के ऊपर टर्न करेंगे तो फ्रिक्शन की फोर्स कम होगी, तो टर्न नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और आपको एग्ज़ाम में अब इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए अच्छा मटेरियल भी मिल चुका होगा। इसी तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे तो आपको इससे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने क्लास फेलोज़ के साथ, दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें ताकि वो भी फ़िज़िक्स सीख सकें, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें और वो भी एग्ज़ाम के अंदर आपके साथ अच्छी पोजीशन ले सकें। इसी के साथ ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।